हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि हम जो है एडवांस फाइटर प्लेन क्यों नहीं बना पाते। काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल रहता है, मेरे मन में भी था। और मैंने उस पर कुछ रिसर्च की और उसके कारण जानने की कोशिश की। और ये जो कारण जो है जो मैंने जाने उनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये बात कि हम प्लेन नहीं बनाते ये पूरी तरह सही नहीं है। तो हम जो है काफ़ी सारे प्लेन्स बनाते हैं, जिसमें से कि इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर है जिसको किरण नाम से जाना जाता है। हमने मारूत बनाया था जो कि उस समय का सबसे बेस्ट प्लेन में से एक था। हम तेजस बना रहे हैं जो कि सुपरसोनिक है, फिफ्थ फोर्थ जनरेशन प्लस जो है फाइटर प्लेन है। हम सुखोई को बना रहे हैं लाइसेंस प्रोडक्शन में। हमने मिग और जैगवार को भी लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत बनाया था। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं बनाते या हम नहीं बना सकते, वो बात बिल्कुल सही नहीं है। तो हमने जब एच ए एफ मारूत बनाया था तो ये उस समय का सबसे बेहतरीन प्लेन्स में से एक था। तो इसके साथ कुछ ट्रेजेडीज़ हुई हैं जिसके कारण जो है हम और आगे नहीं बढ़ पाए। इन पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसको आप देख सकते हैं। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि प्लेन में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है वो होती है जेट इंजन। और इसको जो है हम बोल सकते हैं कि ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन ऑन अर्थ है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी मुश्किल है इसको बनाना। और ये रॉकेट इंजन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और ऐसे कुछ ही देश हैं जो ये बना रहे हैं। एक हाई थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन जो है बहुत ही कुछ ही देश बना रहे हैं। यूएस है, रशिया है, फ्रांस है। इस तरह के कुछ ही देश जो है बना रहे हैं। चाइना ने इतनी कोशिश की है रशिया के जेट इंजन्स को रिवर्स करने की, पर अभी तक वो भी सफल नहीं हो पाया है। उसको भी 20-30 साल हो गए। अमेरिका ने जो है F-16 1960 में बनाना शुरू किया था और वो 1980 में जाके प्रोडक्शन उसका स्टार्ट हो पाया था। तो आप अमेरिका को भी 20 साल लगे इसको बनाने में। ईरान को मिग 29 की सर्विसिंग कैसे करनी है, उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, वो सीखने में 12 साल लगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, कितना मुश्किल चीज़ है। और यही जो है हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। तो कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे नए नए इनोवेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर का होना ज़रूरी है। प्राइवेट प्लेयर्स के कारण जो है कंपटीशन बढ़ता है और कंपटीशन के कारण नई टेक्नोलॉजी जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होती रहती है। हमारे देश में क्या है, प्राइवेट प्लेयर इस फील्ड में नहीं है। जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी है और ये स्लो भी चलती है। पर वहीं मैं दूसरे देशों की बात करूँ तो यहाँ कई प्राइवेट कंपनी हैं। बोइंग है, लॉकहीड है, बीएमडब्ल्यू है, जीई है, डसॉल्ट है, इस तरह की हैं। अमेरिका का डिफेंस इंडस्ट्री जो है एक तरह से 100% प्राइवेटाइज्ड है। तो उसका फ़ायदा यह है कि ऑटोमेटिकली कंपटीशन है, नई नई इनोवेशन रिसर्च होती रहती है। हमारे देश में प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो नहीं है। दूसरा जो प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो है एक प्रॉपर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बहुत ही कम हमारे यहाँ कॉलेज है जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स जो है जहाँ पढ़ाए जाते हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कंपनीज नहीं है, तो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। तो जॉब नहीं मिलते, प्रॉपर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये लोगों का अट्रैक्शन जो है कम कर देता है। एक जो बेस्ट ब्रेन होता है वो इस फील्ड की तरफ कम डाइवर्ट होता है। और जो भी सीखते हैं जाते हैं, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के कारण वो यूएस चले जाते हैं। तो अब हमारे देश के ही बहुत सारे लोग जो है बोइंग, लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनीज में जो है काम कर रहे हैं और यूएस के लिए फाइटर प्लेन्स बनाने में मदद करते हैं। हमारे यहाँ रिसर्च पेपर जो है हमारे साइंटिस्ट, डीआरडीओ जैसी संस्थाओं के, वो प्रमोशन पाने के लिए ज़्यादा पब्लिश करते हैं, ना कि उसको प्रैक्टिकली कुछ करने के हिसाब से। तो हमारे पास टैलेंट तो है, पर उस टैलेंट को यूज़ करने का जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो नहीं है। तीसरा रीज़न ये है कि इस इंडस्ट्री में अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं मिलते। और ये इंडस्ट्री जो है वो एक ज़िम्मेदार इंडस्ट्री नहीं है, जिसको हम कुछ काम दें तो उस काम को वो ज़िम्मेदारी से करे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो एच हो, डीआरडीओ हो, ये बोइंग, लॉकहीड
की तरह प्रोफेशनली जो है वो ऑपरेट नहीं करती हैं। और इनका क्या है कि ये ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे तो भी इनको लिमिटेड मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, पर वही प्राइवेट कंपनी ज़्यादा बनाएंगी तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, उसके कारण एक अट्रैक्शन होता है। तो हमारे यहाँ डर भी नहीं है, जैसे हम बात करें जैसे रशिया में होता है, जर्मनी में होता था, चाइना में होता था, तो वहाँ जो है साइंटिस्टों को डेडलाइन दे दी जाती थी कि इतने समय में आपको काम करना है, काम पूरा नहीं हुआ तो आपकी नौकरी जाएगी। जर्मनी रशिया में तो कोल्ड वार के समय जो है सीधे उनको मार ही दिया जाता था अगर ये काम पूरा नहीं कर पाते थे। तो हमारे यहाँ एक जिम्मेदारी नहीं है, इंसेंटिव्स नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ डीआरडीओ एचएएल जैसी संस्थाओं में भी आरक्षण लागू है। 50% आरक्षण वहाँ पे भी है, यानी कि 50% जो लोग हैं वो टैलेंट के बेस पे रिक्रूट नहीं किए जाते, सिर्फ उनकी कास्ट के बेस पे रिक्रूट किए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और सैलरी जो है वैसे तो हम कम नहीं बोलेंगे, पर आप इस फील्ड के जो प्राइवेट प्लेयर हैं दूसरे देशों में उनके मुकाबले काफ़ी कम भी है, ये भी एक फैक्ट है। तो हमारे यहाँ एक प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं मिलते, एक फीलिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की होनी चाहिए जिसके कारण नहीं है। डीआरडीओ को पता है, एचएएल को पता है कि अगर हम नहीं बना पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खरीद लेंगे जाके, तो वो उतना जिम्मेदार नहीं है। एक चौथा रीज़न जो है वो ये है कि हमारी एयरफोर्स ने जो है वो क्लोज़र पार्टिसिपेशन नहीं किया है डेवलपमेंट वाले वर्क में। तो दूसरे देशों में क्या होता है, जैसे मैं अमेरिका की बात करूं तो वहाँ पे जब भी कोई एक्चुअल में यूज़र तो एयरफोर्स ही होती है, तो उनकी एयरफोर्स बोल देती है कि हमें ये फीचर के फाइटर प्लेन चाहिए, ये गवर्नमेंट को बोल देती है, गवर्नमेंट जो है उसका नोटिफिकेशन जारी कर देती है, टेंडर जारी कर देती है कि इस फीचर वाला फाइटर प्लेन चाहिए, इसका प्रोटोटाइप जो है जो भी इंटरेस्टेड हो वो बना के दे दे। तो जो भी प्राइवेट प्लेयर हैं वो जाके उसका प्रोटोटाइप बना देते हैं और फिर उस प्रोटोटाइप को एयरफोर्स टेस्ट करती है और उसमें से जो उनको अच्छा लगता है गवर्नमेंट उसको जो है वो ऑर्डर दे देती है ज़्यादा बनाने के। तो यहाँ पे जो है एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन होता है एयरफोर्स का, हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। तो आर्मी में ये चीज़ नहीं है, एयरफोर्स में नहीं है, लेकिन नेवी में ये चीज़ है और इसका बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिला। तो नेवी की जो है एक डीएनडी करके संस्था है, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन, यहाँ पे नेवी के इंजीनियर्स हैं वो जो है इस डेवलपमेंट वर्क में जो है क्लोजली पार्टिसिपेट करते हैं, क्लोजली साइंटिस्टों के साथ और जो शिप डिज़ाइनर्स हैं उनके साथ काम करते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा ये हुआ कि देखिए आप, हमारी जो नेवी है वो एक तरह से कम्प्लीटली इंडिजिनस हो गई है लगभग। हम एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहे हैं, हम न्यूक्लियर सबमरीन भी बना रहे हैं, हम वॉरशिप भी बना रहे हैं। तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स नेवी के लिए होती थी वो सारी हम बना रहे हैं। अब ये चीज़ एयरफोर्स में नहीं है, आर्मी में नहीं है, क्योंकि इनका पार्टिसिपेशन भी उतना नहीं था जितना क्लोजली नेवी का रहा है। एक और रीज़न है वो ये है कि एक प्रॉपर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे यहाँ नहीं बनाया गया। तो हमारा देश जो है वो क्लाइमेटिकली काफ़ी डिफरेंट हो जाता है दुनिया के दूसरे देशों से। हमारे पास राजस्थान का एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, और हमारे पास ऐसे एरिए भी हैं, सियाचिन है, लद्दाख है, जहाँ टेम्परेचर -50 तक भी चला जाता है। तो हमें जो ऐसा प्लेन चाहिए जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर पे भी काम कर सके, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सके। तो ये सारी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए आपको एक स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपको राजस्थान जैसी हॉट एरियाज़ में भी टेस्टिंग लैब होनी चाहिए, आपको लद्दाख वगैरह जैसी उसमें भी होनी चाहिए। तो हम जब कावेरी इंजन बना रहे थे तो हम जो है उसको टेस्ट करने के लिए रशिया ले जाना पड़ता था, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन में जो है हमारे पास टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। तो ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। एक और चीज़ आ जाती है, वो आती है मेटलर्जी की। तो ये जो जेट इंजन होता है जब वो ऑपरेट करता है तो उसका टेम्परेचर जो है वो हज़ारों डिग्रीज तक चला जाता है, और इसको इमीडिएटली कूल भी करना पड़ता है ताकि दुश्मन की जो हीट सीकिंग मिसाइल्स है, रेडार है, वो उसको पकड़ ना पाए। तो एक हैवी हाई टेम्परेचर को बेयर करने वाला आपको ऐसा मेटल, ऐसा एलॉय बनाना पड़ता है जो इतने हाई टेम्परेचर को बेयर कर सके।
इसके लिए क्या क्या चीज़ों को मिक्स करना है वो चीज़ जो है हम नहीं जानते, इसमें हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है। इसको जो एग्जैक्टली बोला जाता है सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट। तो ये जो चीज़ है इसमें बनाने में अभी हमारी एक्सपर्टीज़ अभी तक नहीं हुई है, और इसकी जो है ना चाइना की है, तो चाइना भी इस तरह का इंजन अभी भी नहीं बना पाई है। स्वीडन जो है वो नहीं बना पाता। तो गिने चुने तीन चार देश ही हैं जो इस चीज़ को जानते हैं, और इस चीज़ को बड़ा ही टॉप सीक्रेट रखा जाता है। मुश्किल से जो है किसी को एक्सेस भी नहीं दिया जाता है। तो इस फील्ड में जो है हम काफ़ी पीछे हैं, काफ़ी वीक हैं। हमने काफ़ी कोशिश की कावेरी इंजन से, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। एक पॉलिटिकल विज़न की भी हमारे पास कमी रही है। तो एक फाइटर प्लेन को बनाने में 10 साल से लेके 30 साल तक लग सकते हैं, और ये जो पीरियड है वो सब देशों को लगता है। अमेरिका भी कोई नया प्लेन डेवलप करता है तो उसको भी 10 से 20 साल तो लगते ही हैं। तो ये एक नॉर्मल पीरियड है। अब इतना टाइम जो स्पेंड करने के लिए एक प्रॉपर विज़न चाहिए, एक प्रॉपर पॉलिटिकल विज़न चाहिए। हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इतना ख़राब है, इतनी ज़्यादा पार्टियों के होने के कारण, कि कोई भी पार्टी जो सत्ता में है वो इस चीज़ पर इतना लंबा ध्यान नहीं देती, क्योंकि इतना लंबा व्यू वो नहीं रख सकते। उनको जो है फिर से सत्ता में आना है, तो उनका फोकस जो है वो इधर की जगह वोट बैंक्स और इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा होता है। जो पैसा इधर आना चाहिए वो कम आता है, वोट बैंक वाली स्कीम्स में ज़्यादा चला जाता है। एक इंदिरा गांधी थी, उनके बाद जो है कोई एग्रेसिव विजनरी लीडर जो है, जो इस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट लेने वाला था, वो नहीं मिला। तो इंदिरा जो थी वो हार्डकोर तरीके से इस चीज़ में इन्वॉल्व थी। एक तरह से प्रैक्टिकली बोला जाए तो हमारा फाइटर प्लेन प्रोग्राम मारूत का हो, या मिसाइल प्रोग्राम हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, सारे के सारे उन्हीं के अंडर में स्टार्ट हुए। और इसके बाद जो कोई बेटर लीडर हुआ तो वो अटल बिहारी वाजपेयी हुए, पर उनकी सरकार बहुत सारी पार्टियों के सहारे चल रही थी, तो वो जितना कर सकते थे वो कर नहीं पाए। और उसके बाद जो है हम बोलें तो अब जाके मोदी जो है, जो दमदार नेता हैं। रशिया ने जब 1990 में एक रिसेशन चल रहा था, क्रूड ऑयल प्राइस बहुत ख़राब थे, रशिया की इकोनॉमी परेशानी में थी, तो उन्होंने ऑफ़र भी किया था कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी जो है RD-33 इंजन की हमें शेयर करने के लिए। पर हमने जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हमने उस पर पैसा खर्च करना ठीक नहीं समझा। तो यहाँ अगर हमने ये कर लिया होता तो आज हम बहुत आगे होते। तो ये चीज़ हमने मिस की। तो हमारा बहुत बड़ा जो है डिफेंस में जो बजट जाना चाहिए उतना नहीं जाता है। वो हमारी प्रायोरिटीज़ जो है वो डिफेंस नहीं रहती है। हमारी प्रायोरिटीज़ वोट बैंक होती है, रोटी कपड़ा मकान बिजली, और ये अपीज़मेंट वाली जो स्कीम है, नरेगा हो, फूड सिक्योरिटी हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं जहाँ पे हम पैसा बहुत बर्बाद करते हैं, उनमें हमारा फोकस ज़्यादा रहता है। R&D पर हमारा खर्चा बहुत लो है। अगर हम अपने लेवल के दूसरे देशों की इकोनॉमी से कंपेयर करें तो हमारा उस उन देशों के मुकाबले सबसे लो जो है R&D में खर्चा होता है। दुनिया के दूसरे देशों ने जो है हमें इस टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने से भी रोक रखा है। वो इसलिए रोक रखा है कि क्योंकि हम एक बहुत बड़ा बाज़ार हैं। अगर हम बनाने लगेंगे तो इन लोगों का भारी नुकसान होगा। हम ना सिर्फ अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है रशिया, अमेरिका, फ्रांस जैसी देशों को देते हैं, हम वहाँ पे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। तो ये चीज़ जो है हैवी लॉस वो जो है वो बेयर नहीं करना चाहते, तो इसलिए उन्होंने क्या कर रखा है कि पूरी तरह से इस टेक्नोलॉजी का एक्सेस जो है वो रोक रखा है। तो MTCR हो, NPT जैसी संस्थाएं हैं, वो एक तरह से हमें रोकने के लिए ही बनाई गई। तो जब हमने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उसके बाद MTCR इस तरह की जो संस्थाएं जो है वो बनाई गई, ताकि हम जो है इस फील्ड में आगे ना बढ़ सकें। अमेरिका ने जो है हम पर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस जो है वो थोप रखे हैं इस चीज़ को एक्सेस करने से। हमने जो है अपनी शुरुआत भी बहुत लेट की। जहाँ बाकी दुनिया में 1950s 60s में जो है इस तरह के प्लेन इंजन बनने शुरू हो गए थे, हमने जो है काम ही स्टार्ट किया 1990 में कावेरी इंजन के साथ। और ना हमारे पास प्रॉपर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना मटेरियल साइंस लैब थी। इस कारण से ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और इसको जो है 2005 में फिर रोक दिया गया।
तो एक लेट स्टार्ट करने का भी खामियाजा जो है हमें भुगतना पड़ा। हम बाकी लोगों के मुकाबले 20-30 साल जो है वो लेट स्टार्ट हुए। हमने बहुत बड़ा अपना एक्सपीरियंस जो है वो मारुत से खो दिया। तो जर्मन इंजीनियर के सहयोग से जो हमने मारुत बनाया था, एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमारे लिए था। उस एक्सपीरियंस को हम यूटिलाइज़ कर सकते थे, हमने नहीं किया पॉलिटिकल रीजंस के कारण। हमने उस प्लेन के कोई अपग्रेडेड वर्जन बनाने की सोची नहीं, उसके लिए नया इंजन एक्वायर करने की नहीं सोची, और उसके बाद हमने कोई नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट नहीं किया। तो मारुत के एंड होने के 20-30 साल बाद हमने जाके तेजस स्टार्ट किया, और उस 10-20 साल के गैप में जो हम बहुत कुछ कर सकते थे वो हमने नहीं किया। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जो है हमने खो दिया। हमने हमेशा जो है खरीदने को प्रेफरेंस दिया बजाय बनाने को। तो कोई भी चीज़ जब आप नई बनाते हैं, स्क्रैच से बनाते हैं, तो आप कई बार उसमें फेल होते हैं। और ये सब होते हैं, अमेरिका भी होता है, रशिया भी होता है। तो आप 10 बार किसी चीज़ को बनाने की कोशिश करेंगे तो आप 8 बार फेल होते हैं, और 1-2 बार में आपके पास वो चीज़ें बनती हैं। तो जब आप फेल होते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, तो उसका भी खर्चा होता है और उसमें टाइम भी लगता है। तो हमारी जो सरकारें थीं वो हमेशा से खर्चा करने से बचती रहीं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों खर्चा करें, क्यों इतना टाइम स्पेंड करें, सीधा रेडीमेड खरीद ही लेते हैं। और इस चीज़ के साथ एक इशू ये भी है कि दुनिया के दूसरे देश हमें टेक्नोलॉजी तो नहीं देते हैं, पर रेडीमेड माल पूरा बेचते हैं। आप फाइटर प्लेन कैसे बनाना है वो नहीं बताएंगे, पर फाइटर प्लेन बेच आपको दे देंगे एडवांस से एडवांस। तो हमें एडवांस फाइटर प्लेन जो है वो मिल ही रहे थे, और हमारी बनाने की इच्छा शक्ति नहीं थी, हमारी सरकारें जो है खर्च करना नहीं चाह रही थी। तो हमने जो है हमेशा खरीदने को प्रेफरेंस किया, उसी को हमने प्राथमिकता दी। और हमारे यहाँ जो है एक बड़ी इन विदेशी कंपनियों की लॉबी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि हमें इस चीज़ से रोकती है। तो हमने हमेशा जो है बनाया है जो दूसरे देशों ने हमें नहीं बेचा। किसी ने हमें सुपर कंप्यूटर नहीं दिया तो हमने खुद बना लिया, स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं दी तो हमने खुद कर ली। पर फाइटर प्लेन की चीज़ें जो है हमें मिल रही थी तो हमने नहीं बनाया उसको। अब हमारे साथ ये इशू थे, तो कुछ दूसरे देश जो है चाइना, स्वीडन, इजराइल जैसे जो है वो क्यों सक्सेसफुल हुए, हम क्यों नहीं हो पाए, उस पर भी थोड़ा बात करते हैं। तो स्वीडन की जो कंपनी है ग्रिपेन, वो काफ़ी अच्छे फाइटर प्लेन्स बनाती है। पर अगर हम डिटेल में जाएं तो ये जो कंपनी है वो प्लेन के सारे पार्ट्स नहीं बनाती। इंजन जो है वो मोस्टली दूसरे देशों से लेती है, यूएस से ख़ास तौर पे लेती है। वेपन्स वगैरह जो है वो दूसरे देशों से ले लेती है। तो वो डिज़ाइनिंग का पार्ट है, असेंबलिंग का पार्ट है, वो काफ़ी अच्छा कर लेती है, पर सारे काम नहीं कर पाती। चाइना ने जो है वो काफ़ी कोशिश की है मिग-21 को रिवर्स इंजीनियर करने से। तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करने करके उन्होंने जो है प्लेन बनाना, डिज़ाइनिंग तो सीख लिए, पर अभी भी वो जेट इंजन जो है हाई पावर के नहीं बना पाते हैं। इसराइल जो है वो फ्रेंच जैगवार को रिवर्स इंजीनियरिंग करके काफ़ी सीखा। तो ये काम हमने नहीं किया। हम जो चीज़, अब किसी चीज़ को आप पूरी तरह नहीं बना सकते, तो जितना बना सकते हो उतना तो बनाओ, बाकी चीज़ें बाहर से खरीद लो। स्वीडन ये करता है, चाइना ये करता है, इसराइल ये करता है, तो हम भी ये कर सकते थे, पर हमने नहीं किया। हम बड़ी लेट जागे। हम जो है 10-20 साल तक कोशिश करते रहे कि हम कावेरी इंजन बनाएंगे, उसको तेजस में लगाएंगे, ये काम नहीं कर पाए। तो हमें बाद में 15-20 साल बाद ये समझ में आया कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, हमें बाहर से एक इंजन खरीद लेना चाहिए। तब जाके हमने अमेरिका की कंपनी जीई से इंजन खरीदा, जिसको तेजस में लगाया और तेजस जाके बना। तो हम ये चीज़ अगर पहले ही कर लेते तो काफ़ी आगे हो जाते। जो काम आपको आता है वो करिए, जो नहीं आता है उसको करने की कोशिश कीजिए, पर उसके पीछे प्रोजेक्ट को क्यों लटका के रखा है। तो बाकी दूसरे देश जो हैं वो खरीद लेते थे, तो हमें भी वो काम करना था, पर हमने जो है पूरा का पूरा जो है टाइम वहाँ पे ख़राब किया। अब एक सवाल काफ़ी लोग करते हैं कि इसरो इतना सक्सेसफुल हुआ है तो डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्यों नहीं हुआ। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जेट इंजन जो है वो रॉकेट इंजन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। रॉकेट इंजन जो है वो वन वे होते हैं, वो जाते हैं और वापस नहीं आते, वो रीयूजेबल नहीं होते, उनके पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, डिटैचेबल होते रहते हैं। पर फाइटर प्लेन्स के इंजन्स में ये चीज़ नहीं होती, आपको उनको यूज़ भी करना है, आप उनको राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे हर जगह बनाना है,
और वहाँ पे आपको एक इंसान को भी बिठाना है, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है रॉकेट इंजन के मुकाबले। तो आपको इसरो को और एचएएल को जो है एक ही तराजू में नहीं तोल सकते, क्योंकि दोनों जो है एक बहुत ही अलग लेवल का काम करते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी जो है, जो हमें कम्प्लीटली जो है डिनाई हो गई थी, कोई भी दुनिया का दूसरा देश जो है हमें इस चीज़ को नहीं एक्सेस करने दे रहा था, उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने उसको खुद बना लिया। अब जो चीज़ आपको चाहिए पर कोई दे नहीं रहा है तो आप ऑटोमेटिकली बना लेते हो, तो यही चीज़ हमारे साथ हुई, हम इसरो के थ्रू सक्सेसफुल हुए। पर डीआरडीओ एचएएल सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि दुनिया के दूसरे देश जो है हमें वो चीज़ बेचने के लिए हमेशा तैयार रहे। फंडिंग की प्रॉब्लम जो है वो इनके साथ थी, पर इसरो के साथ नहीं रही, क्योंकि इसरो ने अपने प्रोजेक्ट बनाए, दूसरे देशों की सैटेलाइट लॉन्च कर करके उन्होंने पैसा कमाया, और उस पैसे से जो है वो अपने फ्यूचर के प्रोजेक्ट जो वो फंड करते रहे। तो इसरो जो है इस कारण से जो है काफ़ी सक्सेसफुल हुई, पर डीआरडीओ एचएएल जो है इस तरह की संस्थाएं जो हैं वो उतनी सफल नहीं हो पाई। तो अब हालात जो है क्या अभी भी वैसे हैं? जी नहीं, हालात जो है काफ़ी सुधर गए हैं। मोदी जी जो है इस चीज़ पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, और मैं अगर बोलूं तो इंदिरा गांधी के बाद उस तरह की विज़न रखने वाले नेता जो हैं वो मोदी जी ही हैं। तो उन्होंने डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया है। तो टाटास, रिलायंस है, महिंद्रा है, इस तरह के कई प्राइवेट प्लेयर्स जो है अब यहाँ पे आ गए हैं। इनके आने से कंपटीशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन जो है वो फ्यूचर में आपको दिखेगा। एफडीआई जो है वो खोल दी गई है, जिसके कारण जो है विदेशी लोग जो है अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे ला सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मेक इन इंडिया जैसी चीज़ को पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, जो कि अब इस फील्ड के लिए, इस ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। मोदी जी ने एग्रेसिव डिप्लोमेटिक लेवल पे काम करके जो है एमटीसीआर की मेंबरशिप ले ली है, और हम एनएसजीए की मेंबरशिप लेने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इस एमटीसीआर की मेंबरशिप लेने के कारण जो है हमें कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब हम जो है को डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। हम जो है रशिया के साथ मिलके हमने ब्रह्मोस बनाया, हम 5th जनरेशन फाइटर FJ-FA भी बना रहे हैं, हम खुद अपना AMCA भी बना रहे हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो पहले जो हम बायर होते थे, अब बायर की जगह हम को प्रोड्यूसर हो रहे हैं। को प्रोड्यूसर होने का फ़ायदा यह है कि जो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, जो पेटेंट्स हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, उस पर हमारा भी अधिकार होता है। तो रशिया और हम मिलके अगर ब्रह्मोस बनाते हैं, तो ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी का जो इन्वेंशन किया है उसके पेटेंट्स पर हमारा अधिकार भी होता है, उस टेक्नोलॉजी पर हमारा अधिकार भी होता है। इसी तरह से FG-FA में भी कई पेटेंट्स जो है वो हमारे भी होंगे। तो इस चीज़ों के कारण जो है हमारा फ्यूचर जो है प्रेजेंट से, पास से काफ़ी बेटर होने वाला है इस फील्ड में। तो काफ़ी चीज़ें जो है लीडरशिप के लेवल पे, पॉलिटिक्स के लेवल पे जो है वो इम्प्रूव हो रही हैं। हमने जो है शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटीज़ को जो है वो बना लिया है। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी, टेस्टिंग के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व होती दिख रही है। तो ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये गोवा में बना हुआ है टेस्टिंग फैसिलिटी नेवी के एयरक्राफ्ट के लिए, तो ये हमने बना लिया है। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो सुधर रही हैं। तो उम्मीद है ये डिस्कशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। आप कुछ भी चीज़ शेयर करना चाहें तो आप कमेंट करिए, आपका स्वागत है। और इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए, जानने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।